नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि यूपी लेखपाल की जो परीक्षा है वो 19 जून को आपकी होनी तय है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच 250 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जीएस से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो कि आपकी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो उन सभी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है आपका लगभग 6 से 7 नंबर जो है यहाँ पर आपके पक्के करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप सभी को आश्वासन देता हूँ 100% जो भी यूपी लेखपाल की परीक्षा में जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 100% सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, बड़े ध्यान से आपको आंसर देना है और सोच समझकर आपको आंसर करना है। तो अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है? अफीम का किस भाग से में जो है वो मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, फल आवरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा पेड़ है जिसका जो उपयोग है वो मसाले के रूप में करते हैं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दालचीनी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज जो है वो किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो एग्जामिनर इस प्रकार के आपको ऑप्शन देगा। तो फ्रेंड्स, सेलुलोज जो है वो किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? आप सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और एग्जामिनर यहाँ पर पूछ सकता है आपसे कि सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा होता है? देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या वो करते हैं, बड़ा पौधा को छोटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो सबसे छोटा वाला फूल वाला जो पौधा है बोल्फिया हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और एग्जामिनर यदि आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे लंबा वाला पौधा कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको लगाना है यूकेलिप्टस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 260 मीटर के समथिंग इसकी लंबाई होती है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस प्रकार के पौधे जो है सूर्य प्रेमी पौधे होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो है आपको वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, तो आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है अपने अंदर। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर सूर्यमुखी पौधे आप सभी जानते हैं सूरजमुखी पौधे के नाम से, लेकिन यहाँ पर हीलियोफाइट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न पूछा गया है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके जो है यूपी लेखपाल में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? देखिए, यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर दूं, मानव शरीर की जब भी आपसे सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए, मानव शरीर की, ना कि ह्यूमन की, सॉरी, यहाँ पर मानव शरीर की, ना कि मानव पुरुष की। तो यहाँ पर मानव पुरुष भी पूछ सकता है और मानव शरीर की भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होगी। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आपसे पूछे तो आरबीसी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो पूछे आरबीसी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो बड़ी और छोटी में दोनों में आपको यहाँ पर फर्क करना है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है, जैसा कि मैं आप सभी को कह रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका क्या कहेंगे, वो लगाएंगे आरबीसी और एग्जामिनर करेगा ऐसे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मानव पुरुष में पूछा है सबसे छोटी कोशिका, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। यहाँ पर स्पर्म बोलते हैं जिन्हें, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ना कि बी ऑप्शन। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो आप सभी जानते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा भारी अंग आपसे पूछे, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको घुमाने की कोशिश करेगा। तो आपसे पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे भारी बड़ा अंग कौन सा है, तो वो आपका त्वचा होगा। सबसे भारी लगा दिया जाए तो त्वचा, सबसे बड़ा अंग पूछा जाए खाली तो यहाँ पर लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी गैस में भरी गैस होती है। तो कौन कौन सी गैस यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, किसी भी रिसाव का गैस का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस भरी रहती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिसाव, यदि आप कैसे पता लगाएंगे कि उसका रिसाव हो रहा है, तो फ्रेंड्स किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में मैं आपको बता दूं, इथाइल करके मार्केप्टन होता है। ये आपको इसी की जो स्मेल आपको आती है, इसी से आपको यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो इसे ईथेन भी कहते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इथाइल मार्केप्टन या ईथेन मार्केप्टन, एथिल मार्केप्टन होता है, सॉरी इथेन नहीं, एथिल मार्केप्टन या इथाइल मार्केप्टन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुब्बारे में भरी जाने वाली ये सबसे हल्की गैस, देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाइड्रोजन हो जाएगी। सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन है, लेकिन फ्रेंड्स ये आग बहुत जल्दी पकड़ती है। हाइड्रोजन क्या करती है, आग बहुत जल्दी पकड़ती है, इसलिए इसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको सबसे गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
हीलियम हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वायुयान के टैरों में आपको पूछा जाए तो नाइट्रोजन और हीलियम का जो मिक्सचर है वो वायुयान के टैरों में भरा जाता है, लेकिन सब और लंबे हाईवे पर दौड़ने वाली जो वाहन है उन पर ज्यादातर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उनके टायरों में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। गुब्बारे में हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछे, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा करते हैं CO प्लस H2। तो फ्रेंड्स ये आप करेंगे ऐसे और एग्जामिनर करेगा ऐसे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगाना है, CO कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो ये आपका यहाँ पर जो प्रोड्यूसर गैस है, लेकिन ऊपर वाली जो है वो आपकी जल गैस है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन होगा आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई थी। फ्रेंड्स गामा जो किरणें थी वो किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजी गई थी। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो गामा किरणें जो है वो किसके द्वारा खोजी गई, तो ये आपको यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स लगाएंगे रदरफोर्ड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर एग्जामिनर आपको वैसे करेगा। तो यहाँ पर जब से पूछा गई किसके द्वारा खोजी गई, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा पॉल वेलार्ड। तो ऑप्शन यहाँ पर C करेक्ट होगा आपका। यदि आपसे पूछा जाए गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई, पॉल विलार्ड के द्वारा खोजी गई। यदि आपसे पूछे कि गामा किरणों को किसने डिटेक्ट किया, तो ये आपको ध्यान रखना है हेनरी बेकुरल ने गामा किरणों को डिटेक्ट किया था। खोजी किसके द्वारा गई, पॉल विलियार्ड के द्वारा खोजी गई। और नाम गामा किसने दिया, तो नाम गामा रदरफोर्ड ने दिया। तो तीनों प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि गामा किरणें किसने खोजी, तो आपको आंसर देना है पॉल विलियार्ड। गामा किरणों को किसने डिटेक्ट किया, तो हेनरी ने डिटेक्ट किया। गामा नाम जो है वो किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने नाम दिया। क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी यहाँ पर जो है मिस्टेक है टाइपिंग में। तो आवर्त सारणी लिखी हुई है, ये आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा लिथियम जो है वो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है 4 ऑप्शन में से। तो ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आवर्त सारणी का सबसे ठोस तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी का सबसे ठोस तत्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स सबसे ठोस है आपका हीरा, डायमंड जो है वो आपका आवर्त सारणी का सबसे ठोस तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की घटना को सबसे पहले समझाया गया था, किसके द्वारा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की घटना को समझाया गया था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑस्टर्ड हो जाएगा। ऑस्टर्ड यहाँ पर करके वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो घटना थी उसको सबसे पहले समझाया था। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। तो टीकाकरण के जनक कौन है, तो इसका PDF भी आप सभी को दे दिया जाएगा, आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए टीकाकरण के जनक यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने यहाँ पर टीकाकरण के जनक के रूप में, आप सभी जानते हैं एडवर्ड जेनर को टीकाकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। और सबसे पहले इन्हें काओ पॉक्स के लिए यहाँ पर जो है इन्होंने टीका की खोज की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर थर्म किसकी इकाई है, थर्म जो है वो किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है थर्म वो किसकी इकाई है, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। थर्म किसकी इकाई है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी ऊष्मा की इकाई है, हीट की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लांक नियतांक की इकाई क्या है। तो प्लांक जो नियतांक है उसकी इकाई क्या है, तो जूल सेकंड जो है प्लांक नियतांक की इकाई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, सापेक्ष आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स सापेक्ष आर्द्रता यानी वायु में कितनी आर्द्रता है उसको नापने के लिए आप क्या करते हैं, परसेंटेज प्रतिशत में बताते हैं ना, कितना परसेंट है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप की SI इकाई क्या है। तो ताप की SI इकाई आप सभी जानते हैं, तो ताप की SI इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो केल्विन हो जाएगी, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न है जो कि बार बार पूछे जा गए हैं और आपसे 100% सभी प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएंगे। केवल आपको यहाँ पर रिवीजन करके जाना है, अच्छे से पढ़ करके जाना है। तो फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है। तो फोटोन जो है वो किसकी मूलभूत इकाई है, तो फ्रेंड्स ये जो है आपकी प्रकाश की मूलभूत इकाई है, लाइट हो जाएगा यहाँ पर, D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आप सभी जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं टाइम लगाते हैं, तो यहाँ पर एग्जामिनर ऐसे करेगा और आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की डिस्टेंस की इकाई है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन B करेक्ट होगा। ल्यूमेन इकाई है, ल्यूमेन जो है वो किसकी इकाई है, तो यहाँ पर जो आप ल्यूमेन इकाई किसकी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो ये है आपकी
ज्योति फ्लक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्ट्ज इकाई है, हर्ट्ज जो है वो किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति की इकाई है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई की बात करें तो फ्रेंड्स डेसिबल जो है वो ध्वनि प्रदूषण की इकाई है, तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर? तो वॉशिंग सोडा का वॉशिंग क्या होता है? धावन सोडा होता है, धोने का सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा यहाँ पर Na2CO3। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं NaHCO3, तो ये खाने का सोडा सोडियम होता है, ये आपको ध्यान रखना है NaHCO3। तो वॉशिंग सोडा धोने का सोडा जो है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई जो है वो क्या है? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर जो है ध्वनि तीव्रता की एसआई इकाई है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम नाइट्रेट का जो सूत्र है वो क्या होगा? तो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर जो है CaNO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि संवेग परिवर्तन की जो दर है वो किसके समान होती है? तो संवेग परिवर्तन आप सभी जानते हैं, संवेग क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? तो P बराबर क्या होता है आपका? P बराबर mv होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये आपको ध्यान रखना, संवेग परिवर्तन किसके समान है? तो वो फोर्स के समान हो जाएगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। निम्न में से क्या आवेग के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो आवेग के बराबर है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पर जो है संवेग परिवर्तन जो है वो आवेग के बराबर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से चाल की इकाई नहीं है, कौन सी चाल की इकाई नहीं है? तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देखो मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल की इकाई है, किलोमीटर प्रति घंटा चाल की इकाई है, जबकि मीटर स्क्वायर प्रति घंटा जो आपकी चाल की इकाई नहीं है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो है वो आपकी चाल की इकाई है। मीटर स्क्वायर प्रति घंटा जो है वो चाल की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बल आघूर्ण टॉर्क जो आघूर्ण होता है वो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होगी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है? तो यहाँ पर न्यूटन मीटर हो जाएगी। टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बल की एसआई इकाई क्या होगी? बल की एसआई इकाई क्या होगी? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं न्यूटन जो है वो बल की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्वरण की एसआई इकाई क्या होगी? तो त्वरण की एसआई इकाई आप सभी जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन ए में ही आपको दिया गया है कि मीटर प्रति जो है सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण की एसआई इकाई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटे कितने मेगा जूल के बराबर होता है? देखिए 1 किलोवाट घंटे आपसे पूछा है कितने मेगा जूल के बराबर होता है, तो आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटे मेगा जूल के बराबर होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1.36 मेगा जूल, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट जो घंटा है वो किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आप सभी जानते हैं किलोवाट घंटा विद्युत क्षमता यानी कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जामिनर आप सभी से पूछ सकता है कि भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो भोजन की जो ऊर्जा है वो किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैलोरी हो जाएगा। कैलोरी जो है ऑप्शन बिल्कुल सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि कैलोरी में हम भोजन की ऊर्जा को मापते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। ऊष्मीय मान की इकाई क्या है? तो ऊष्मीय मान की यहाँ पर जो आपसे इकाई पूछी गई है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स किलो जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किलो जूल प्रति किलोग्राम जो है ऊष्मीय मान की इकाई है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जामिनर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका ऊष्मीय ऊर्जा के मानक यानी कि एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर इस प्रकार से पूछेगा ऊष्मीय ऊर्जा की मानक जो एसआई इकाई है उसकी क्या है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जूल जो है वो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई आपसे आपसे पूछेगा एग्जामिनर। बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। ओम जो है, सॉरी यहाँ पर जो है ए नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और एग्जामिनर ऐसे करेगा। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये एक प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं। तो विद्युत चालकता ऐसी, ये क्या होता है, इम्पीडेंस की इकाई ओम होगी, प्रतिरोध की इकाई ओम होगी, लेकिन विद्युत चालकता जो है वो ओम जो है विद्युत चालकता का व्युत क्रमानुपाती होता है, तो मोह जो है इसकी मात्रात्मक इकाई होगी। विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या होगी? मोह हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला, देखिए अब टेस्ला आप दिए गए हैं, तो टेस्ला किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। यहाँ पर टेस्ला जो है चुंबकीय प्रेरण घनत्व की इकाई है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्युत आवेश की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत आवेश की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है फ्रेंड्स? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है कूलाम हो जाएगा। कूलाम ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर विद्युत क्षमता की इकाई क्या है? विद्युत क्षमता आप सभी जानते हैं विद्युत क्षमता की इकाई क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? तो विद्युत क्षमता की यहाँ पर जो है इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी, क्षमता को आप वाट में नापते हैं तो वाट हो जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल सही, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फेरेड मात्रक इकाई है। फेरेड किसका मात्रक इकाई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फेरेड जो है किसकी मात्रात्मक इकाई है? तो ये फेरेड जो है वो धारिता की यानी कैपेसिटेंस की मात्रात्मक इकाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई क्या है? प्रतिरोध की जो मात्रात्मक इकाई है वो क्या है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं V बराबर I इंटू आर होता है। ओम का ओम लो आप सभी ने पढ़ा होगा। तो प्रतिरोध यहाँ पर पूछा जाता है वोल्ट प्रति एम्पियर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसे इसके नीचे ले आएंगे तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चुंबकीय फ्लक्स की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, देखिए यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व नहीं है, खाली चुंबकीय फ्लक्स पूछा है। तो चुंबकीय फ्लक्स की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई जो है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भौतिक राशि की धारिता की मात्रक इकाई क्या है? भौतिक राशि धारिता की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फेरेड हो जाएगा राइट आंसर। फेरेड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट वाला यहाँ चुंबकीय फ्लक्स की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है वो आपका क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी यहाँ पर जो है आपकी वेबर हो जाएगी। सॉरी, वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है, ऑप्शन बी नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। भौतिक राशि इंडक्शन अथवा प्रेरण की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगी? हेनरी हो जाएगी इसका राइट आंसर। हेनरी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हेनरी की आप इंडक्टेंस की आपसे पूछिए तो हेनरी, कैपेसिटेंस की आपसे पूछिए तो फेरेड, और चुंबकीय फ्लक्स की आपसे पूछिए तो वेबर। ये आपको यहाँ पर तीनों को ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्युत प्रतिबाधा की अंतरराष्ट्रीय मात्रात्मक इकाई क्या है? देखिए विद्युत प्रतिबाधा यहाँ पर जो है इम्पीडेंस, आप रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन प्रतिबाधा को हम जो है जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इम्पीडेंस और प्रतिरोध दोनों की जो इकाई है वो क्या है? आपकी ओम ही होगी। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, कौन सा है जो रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा खाने का सोडा होता है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बल का एसआई मात्रक क्या है? देखिए बल का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं न्यूटन होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वही प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है RH फैक्टर। देखिए RH कारक जो है वो आपका यहाँ पर इसका नाम प्राप्त करता है। RH जो कारक है वो किसका नाम प्राप्त करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है RH फैक्टर जो है ब्लड के लिए या रक्त के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड या रक्त के लिए बोलते हैं। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी
तो अब ये जो है इसका नाम जो प्राप्त करता है वो रीसस बंदर है। रीसस बंदर, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किसमें की थी ये जो खोज की थी इन्होंने रेसिस बंदर में की थी, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जामिनर बार बार पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है। देखिए सापेक्षिक घनत्व, अब आपसे पूछे सापेक्षिक घनत्व, तो राइट आंसर क्या होगा, इट हैज नो यूनिट। इसकी कोई मात्रात्मक इकाई नहीं होती, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं वस्तु का घनत्व और उस वस्तु का घनत्व और आपका जल का घनत्व दोनों क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर के सेकंड स्क्वायर से कट जाएंगे, तो यहाँ पर जो है यूनिट कोई नहीं बचेगी इसकी। तो इसकी सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एजेटिक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे एजेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पारसेक किसकी इकाई है। देखिए पारसेक जो है वो किसकी इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है खगोलीय दूरी, आप सभी देख पा रहे होंगे खगोलीय दूरी की पारसेक जो है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो आपको खगोल दूरी की जो है जाएगी यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नाभिक की त्रिज्या की सर्वाधिक इकाई, सर्वाधिक सही इकाई जो है वो क्या है। देखिए नाभिक की त्रिज्या की सबसे अच्छी जो इकाई है यहाँ पर सर्वाधिक सही इकाई क्या हो जाएगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। फर्मी जो होती है नाभिक की त्रिज्या की सबसे अच्छी इकाई होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है, तो फ्रेंड्स डायोप्टर हो जाएगी लेंस की क्षमता की एसआई इकाई, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, पदार्थ की मात्रा में एसआई इकाई क्या है। पदार्थ की मात्रा की जो एसआई इकाई है वो क्या है, पदार्थ को हम किस चीज में मापते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका मोल, आपसे भी ने पढ़ा होगा, तो मोल हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही। और एग्जामिनर इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है बड़े अच्छे से, जो प्रश्न नहीं आता है उसे नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, ज्योति के लिए एक्स आई इकाई क्या है। ज्योति के लिए तो फ्रेंड्स एस आई इकाई क्या है, लक्स हो जाएगी यहाँ पर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि चुंबकीय प्रभाव घनत्व की एस आई इकाई, यहाँ पर जो है आपका चुंबकीय प्रभाव घनत्व आ गया, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है आप सभी को। तो टेस्ला जो है चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई है, जब भी आपको घनत्व लगा दिया जाए चुंबकीय प्रभाव घनत्व, तो आपको टेस्ला आंसर करना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। ठोस कोण की एसआई इकाई क्या है। देखिए ठोस कोण के एसआई इकाई के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो रेडियन कोण की इकाई होती है, लेकिन ठोस कोण स्टेर रेडियन हो जाएगा यहाँ पर, जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली संश्लेषित कार्बनिक प्रयोगशाला है, यानी कि कौन सा जो कार्बनिक है जो सबसे पहले तैयार किया गया था प्रयोगशाला में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। यूरिया जो है वो आपकी पहली प्रयोगशाला संश्लेषित कार्बनिक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स अब आप सभी जानते हैं यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, और ये कितने परसेंट होती है ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो 40% यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, 40% यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्स गैस के रूप में जाने जाने वाला गैस जो है कौन सा, तो मार्स गैस के रूप में कौन सी गैस को जाना जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मीथेन गैस जो है वो मार्स गैस भी कहलाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे ही मार्स गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैव घटक गैस का मुख्य घटक क्या है। देखिए जैव घटक का मुख्य जो घटक है जैव गैस का, वो भी आपका जो है मीथेन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, जैव घटक, प्राकृतिक गैस, ये आपको ध्यान रखना है, मार्स गैस, ये इन तीनों का आंसर ही मीथेन है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं, तो एलपीजी की गैस की जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है आपका यहाँ पर जो है इसके मुख्य घटक कौन कौन से हो सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये तीनों ही हैं इसके मुख्य घटक हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा, और एक बार आप सभी ने इस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस रूप में जाना जाता है। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस रूप में हम तो और जानते हैं, अन्य नाम भी इसका दिया गया है, क्योंकि एग्जामिनर सीधा आपसे यहाँ पर सूत्र नहीं पूछेगा कि CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन सा है, ऐसा नहीं पूछेगा यहाँ पर आपको किस अन्य रूप में जाना जाता है ये भी आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरीन हो जाएगा। तो पायरीन जो है वो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम है, तो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, फॉर्मल्डिहाइड के जलीय घोल को क्या कहा जाता है। फॉर्मल्डिहाइड के जलीय जो घोल है उसे क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स
इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिन हो जाएगा। फॉर्मेलिन जो है यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरिन जो है वो इलेक्ट्रिक फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला आग बुझाने वाला यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आप सभी को आता होगा, उम्मीद करता हूँ। तो ये प्रश्न क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स आसानी से इस प्रश्न का आप आंसर दे पाएंगे, और ये एग्जामिनर ने बार बार इस प्रश्न को पूछा है। तो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य घटक मानी गई थी, और इससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसके लिए किससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फसलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? देखिए फसलों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे ऐसे और एग्जामिनर करेगा आपका ऐसे, पोमोलॉजी लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि फसलों का पूछा गया है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फसलों का यदि आपसे अध्ययन पूछा जाए, स्टडी पूछी जाए, तो एग्रोनॉमी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए पुष्पों का, तब आपको पोमोलॉजी करना है। लेकिन फसलों का पूछा जाए तो एग्रोनॉमी यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? देखिए किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखा होगा, केंचुए को कहा जाता है। क्योंकि ये किसान का मित्र इसलिए कहलाता है क्योंकि उनकी जो फसलें हैं उसके लिए बहुत लाभदायक होता है, और ये मिट्टी को अच्छा बनाता है। तो जीव को किसानों का मित्र कहते हैं केंचुए को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये प्रश्न है बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रश्न है, और एग्जामिनर ने बार बार इस प्रश्न को पूछा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे मिनी माटा लगाएंगे, लेकिन एग्जामिनर ऐसे कर देगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सीधा सीधा, कैडमियम प्रदूषण जो है इटाई से संबंधित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जो है। क्योंकि फ्रेंड्स मिनी माता को आप मरकरी से ध्यान रखेंगे, मी से मिनी माटा, मी से मरकरी, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। मरकरी से संबंधित कौन है? मिनी माटा। कैडमियम से किस कौन संबंधित है? इटाई। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बल्ब होता है जो आपका, कौन सी गैस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं बल्ब में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं आर्गन जो है, आर्गन का प्रयोग करते हैं बल्ब में, आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? देखिए फलों को पकाने के लिए कौन कौन सी गैसें जिनका प्रयोग करते हैं? तो एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा, और आप सभी देखेंगे कि एथिलीन है इसमें। तो बिल्कुल सही आंसर है, एथिलीन भी कहते हैं इसको। फल पकाने के लिए एथिलीन का हम प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स इसका एथिलीन नाम लेकर के आपको एसिटाइलिन दे देगा, जो कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो वो आपको भी ध्यान रखना है, एथिलीन और एसिटाइलिन दोनों ही फल को पकाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत अच्छा लाजवाब प्रश्न है, KMnO4 को किस रूप में भी प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर जो है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है संक्रमण नाशक है। ये क्या है आपका? संक्रमण नाशक है। तो ये KMnO4 को क्या करते हैं हम? संक्रमण नाशक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कीटनाशक लगाते हैं, तो वो नहीं होगा, संक्रमण नाशक यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि निम्न में से किसका उपयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप सभी क्या करेंगे फ्रेंड, अग्निशमन यंत्र में आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे बी ऑप्शन। देखिए बी नहीं होगा, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल कार्बन डाइऑक्साइड है जो है यहाँ ऑप्शन में सही है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉक साल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त होता है? रॉक साल्ट जो है वो किस खनिज युक्त होता है? तो इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉक साल्ट में जो है आपका, साल्ट के नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि सोडियम इसमें जरूर होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? देखिए सूखी बर्फ या ड्राई आइस आप सभी जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं। तो ऑप्शन बहुत आसान है, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, और उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा, और आप अच्छे से यहाँ पर जो है जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है उसे नोट कर रहे होंगे साथ के साथ। और फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्त्रावित करती है। देखिए चींटी, चेंटा, ये कीट जो काटते हैं ना, तब कौन सा अम्ल स्त्रावित करते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल होगा और फॉर्मिक एसिड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, पेट में भोजन के अपापचयन उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेट में भोजन उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्लनाशक का प्रयोग हम करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, साबुन में जो है कौन सा क्षार उपस्थित होता है, तो फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। NaOH, जो सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा, और सोडियम कार्बोनेट में साबुन में कौन सा क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको यहाँ पर NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कास्टिक सोडा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अग्निशमन यंत्र में निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो अग्निशमन जो यंत्र होते हैं वो किस गैस का जो है उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्सर्जन करते हैं, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है, जिससे आग जो है बुझ जाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, माचिस की तिल्ली को रगड़ने के लिए डिब्बी पर बनी भूरी सतह शीशे के चूर्ण तथा लाल किससे बनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन, फास्फोरस। शीशे के चूर्ण तथा लाल, आपने देखा होगा डिब्बी की माचिस पर एक साइड में लाल भूरी परत होती है, उस पर लाल फास्फोरस होता है, जिससे कि आप तिल्ली रगड़ेंगे तो वो उसमें आग जल जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, डॉट डॉट से बने हुए वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती है। तो किस प्रकार के वस्त्रों से बने हुए वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सिल्क जो है वह सिल्क जो है सिल्क से बने कपड़ों पर जो है जल्दी से सिकुड़न नहीं पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है। तो ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न कौन सी गैस होती है, तो फ्रेंड्स तो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने वाहनों में भी देखा होगा, ईंधन के जलने पर कौन सी ज्यादातर गैस निकलती है, तो ये निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड बी ऑप्शन है। तो बहुत अच्छे से आप सभी को यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। आप सभी जानते हैं ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है अवरोध करती है, यानी कि रोकती है पृथ्वी पर आने से, जिससे हमारी त्वचा बच जाती है। और यहाँ पर आपसे भी नहीं तो ये हमारी त्वचा पर प्रभाव डालती है। तो ओजोन परत क्या करती है, वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो कौन सी वायुमंडलीय परत है, तो वो है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। देखिए ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य घटक है वो कौन सी गैस है, तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है। तो किसकी जो अत्यधिक वृद्धि है जो वो आपके सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर जो है लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन जो है वो आप यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है या किसके जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर इटाइटाई नहीं होगा, क्योंकि इटाइटाई मैंने आप सभी को बताया कैडमियम से संबंधित है बीमारी है। और यहाँ पर जो है सीसा विषाक्तता, जैसा कि आपको प्लम्बिस दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न, रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ता है। तो फ्रेंड्स रात को पेड़ आप सभी जानते हैं, रात को पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप उसके नीचे सोएंगे तो आपको जो है ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, जिससे मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, केचुआ खाद्य क्या है। केचुआ खाद्य क्या है, यानी कि
वर्गी कंपोस्ट जो होते हैं, जो जैसा कि आपसे भी देखा होगा गाँवों में आजकल यूज करते हैं लोग, तो ये केंचुआ खाद्य क्या है, तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, कार्बनिक उर्वरक है, ये आपको ध्यान रखना है, कार्बनिक उर्वरक है ये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया था? भैया देखिए, दुनिया में सबसे पहला प्रत्यारोपण ऑपरेशन पूछा है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आपको पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, तो ये कहां पर किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, ये कहां पर किया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, साउथ अफ्रीका में। तो ये बहुत अच्छे से आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? देखिए रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है आपका? तो विटामिन के, आप सभी को जानते हैं विटामिन के जो है वो रक्त संग्रह के लिए आवश्यक है। विटामिन की कमी यदि आपके के की कमी यदि आपके अंदर हो जाती है तो आपका ब्लड नहीं रुकता है, तो ये आपका क्या करता है, रक्त को जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका लास्ट यहाँ पर जो है, पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण क्या है? देखिए पीलिया नामक अंग का जो प्रभावी लक्षण है वो क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लीवर। लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण क्या है, तो लीवर को ये प्रभावित करता है। और आपसे पूछे कि पित्त जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है, यानी कि पित्त का रस का जो संग्रहण है वो कहाँ पर होता है, तो ये पित्त पित्ताशय में स्टोर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण क्या है? यकृत। स्त्रावित भी लीवर से ही होता है पीलिया, लेकिन स्टोर आपके पित्ताशय में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा वैक्यूम में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा यानी वैक्यूम में ध्वनि की जो गति है वो कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 332 मीटर प्रति सेकंड या 331 मीटर प्रति सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ते ही स्पीड जो है वो 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। यानी कि आपका 1 डिग्री सेल्सियस ताप यदि बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड है 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है हवा की गति। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का सामान्य तापमान है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है केल्विन में दिया गया है आपको तापमान, तो 310 केल्विन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। यदि आपसे पूछे कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसका। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सेल्सियस में आप जब जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों प्रश्न आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। और फ्रेंड्स वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहें। तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, यहाँ पर जो है सबसे अच्छा जो है कंडक्ट पूछा है चालक जो है वो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका मरकरी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक मरकरी है। और फ्रेंड्स एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो मरकरी को ही क्विक सिल्वर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश एक है, तो फ्रेंड्स आपको एग्जामिनर ने पूछा है, बार बार आया ये प्रश्न कि प्रकाश एक है, क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, या इनमें से दोनों है, या कोई नहीं है? तो फ्रेंड्स प्रकाश जो है वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वस्तु अधिकतम भार देती है, तो फ्रेंड्स एक जो वस्तु है वो अधिकतम भार जो है वो कहां पर देगी? तो फ्रेंड्स वायु में, पानी में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है निर्वात हो जाएगा। वैक्यूम में जो है कोई वस्तु है वो सबसे अधिक भार देगी, तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई। देखिए लंबाई की यहाँ पर सबसे छोटी इकाई पूछी है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर हो जाएगा। फर्मी मीटर जो है वो लंबाई की सबसे छोटी यूनिट होती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि एक हीटर में तार का यूज जो किया जाता है वो किस चीज का बना होता है? आपका जो होम हीटर आप सभी देख पा रहे होंगे, हीटर जो होते हैं, तो उस हीटर में जो है वो किस चीज का तार जो है वो प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। यहाँ पर जो है नाइक्रोम जो है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हीटर में तार किस चीज से बना होता है? वो नाइक्रोम का बना होता है। और फ्रेंड्स यदि आपसे एग्जामिनर पूछे
कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस चीज का बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? देखिए फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आप सभी जानते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है वो आइजैक न्यूटन ने दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत आसान प्रश्न है और यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पॉजिट्रॉन का जो आविष्कार था वो कौन था? पॉजिट्रॉन का आविष्कारक जो थे वो कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडरसन जो है पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे। ये बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। तो क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है? क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है? ताप की है, ऊष्मा की है, रेडियोधर्मिता की है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता जो है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, सापेक्ष आर्द्रता। जैसा कि आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे सापेक्ष आर्द्रता, ऐसे ही आपको यहाँ पर हाइग्रोमीटर हो जाएगा। बिल्कुल, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको आर्द्रता मापी भी लिखा देखने को मिल सकता है, तो फ्रेंड्स आर्द्रता मापी भी वहां पर आप राइट आंसर लगा सकते हैं यदि हाइग्रोमीटर नहीं दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर के द्वारा ही सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई। देखिए यूनिट पूछा है, यानी मैकेनिकल पावर जो है वो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो पावर जब भी जहां भी आ जाए वहां पर ज्यादातर वाट ही आपको यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति। देखिए हवा है उसमें प्रकाश की गति पूछी है, तो फ्रेंड्स प्रकाश की जो गति होती है वो हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य की जो इकाई है, कार्य की इकाई क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स कार्य की इकाई आप सभी जानते हैं जूल। कार्य की इकाई क्या है? जूल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा? देखिए यहाँ पर जो है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है एग्जामिनर ने, और यहाँ पर जो आपको इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं कि 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें रट्टा मारते हैं, तो रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होगा? भार क्या होता है? वजन होता है, भार होता है mg। तो ये 1 किलोग्राम पूछा है, तो 1 किलोग्राम आपका द्रव्यमान कितना दिया है? 1 किलोग्राम। जी का मान कितना होता है? 9.8। तो 9.8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 न्यूटन यहाँ पर हो जाएगा। एफ क्या होता है? एफ बराबर mg होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि आपसे 2 किलोग्राम पूछे तो 9.8 में 2 की गुणा करेंगे, 3 किलोग्राम पूछे 3 की गुणा करेंगे, लेकिन 9.8 से ही मल्टीप्लाई आपको करना है, रट्टा यहाँ पर नहीं मारना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.8। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ़ारेनहाइट जो है मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? देखिए मैंने बोला था आपको फ़ारेनहाइट में पूछेगा आपसे मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। सेल्सियस 37 डिग्री, केल्विन 310 37 डिग्री, और केल्विन में आपको 310 केल्विन, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेरक का मात्रक क्या है? देखिए हिंदी के वर्ड कुछ जो है, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर जो प्रेरक होता है मतलब इंडक्टेंस, तो प्रेरक का मात्रक यानी इंडक्टेंस का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स हेनरी हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एम्पियर आप सभी जानते हैं करंट का है, कूलाम आवेश का मात्रक है, ओम जो है प्रतिरोध का है। तो ये 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। सॉरी यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा उसका? हेनरी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन एनसी करके आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन होता है एनसी, तो न्यूट्रॉन ने चैडविक, सी से मतलब चैडविक, या ईंट पर नाच, आप सभी तीनों को याद रख सकते हैं। नाच मतलब एन से न्यूट्रॉन, चे से मतलब चैडविक, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा की बात करें तो कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन दे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो होगा आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि सूर्य में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो आपका हाइड्रोजन होगा। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स,
साथ के साथ शेयर भी करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? देखिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स ये सापेक्षता का जो सिद्धांत था वो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टीन ने दिया था। और ये कब दिया था? 1905 में दिया था। सबसे पहले 1905 में दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? देखिए तैरने का जो सिद्धांत था उसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के द्वारा ही तैरने के सिद्धांत की खोज की गई थी। यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि यहां पर जो है गोइटर या थोराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किस कमी के कारण होती है? तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आप सभी जानते हैं आयोडीन। तो यहाँ पर जो है आयोडीन की कमी के कारण होती है थायराइड ग्रंथि की जो अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसे घेगा रोग भी बोलते हैं आयोडीन से। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइटोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स वो क्या है? साइटोलॉजी है क्या है? एक प्रकार का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा सी, कोशिकाओं का अध्ययन। साइटोलॉजी क्या कहलाता है? कोशिकाओं की स्टडी ऑफ सेल। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। रोग एथलीट फुट जो है वो किसके द्वारा होता है? देखिए रोग एथलीट फुट जो है वो किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फंग हो जाएगा यहाँ पर, कवक के द्वारा। कवक के द्वारा रोग एथलीट फुट की बीमारी होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। रक्त है एक, रक्त क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रक्त है वो क्या है? संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, या ऊसर के दोनों, ऊपर के दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है और संयोजी ऊतक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंतु कोशिकाओं के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? देखिए जंतु कोशिका का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे पावर हाउस कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही जंतु कोशिका का हिस्सा कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है जंतु कोशिका के किस हिस्से को तो पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा बिल्कुल सी आंसर यहाँ पर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए को कहां पर संग्रहित यानी इकट्ठा किया जाता है? तो फ्रेंड्स कहां पर इकट्ठा करते हैं? तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका राइट आंसर होगा मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका लीवर में इसे स्टोर किया जाता है। कहाँ पर? लीवर में स्टोर किया जाता है विटामिन ए को। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया? विकास का जो सिद्धांत था उसे किसने प्रेरित किया था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की तरफ, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुष्प रहित जो है पौधे होते हैं। तो पुष्प रहित पौधे जो है, पुष्प रहित पौधे कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है क्रिप्टोगेमस हो जाएगा, ना कि ब्रायोफाइट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे ऐसे और एग्जामिनर करेगा आपका ऐसे ही। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पुष्प रहित पौधे होते हैं क्रिप्टोगेमस, और इनका जो उदाहरण है वो ब्रायोफाइट है और थैलोफाइट्स। ये दोनों ही इसके उदाहरण हो जाएंगे, ये दोनों इसके उदाहरण हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किसका उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? निम्नलिखित में से कौन किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, उच्च प्रतिरोधकता किसकी होगी? आप सभी जानते हैं जर्मेनियम की जो है, जो कि अर्धचालक हैं, उनकी उच्च प्रतिरोधकता होती है। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? देखिए मानव मस्तिष्क का भार पूछा गया यहाँ पर, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रटना नहीं है। क्या करना है? इस क्वेश्चन को रटना नहीं है। हमारी जो बॉडी होती है, हमारे जो शरीर का भार होता है, उसका मात्र 2% ही हमारे मस्तिष्क का भार होता है। एग्जामिनर उदाहरण में ये भी दे सकता है, ऑप्शन 4 ऑप्शन में दे देगा कि हमारी बॉडी के भार के 2% के बराबर होता है मस्तिष्क का भार। तो वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको काउंट यहाँ पर जो है नंबर्स में दिया गया है, तो मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.46 kg। तो 1.46 kg जो है मानव मस्तिष्क का भार होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा एक बात और आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारा ब्रेन ही यूज करता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन यूज करता है? हमारा ब्रेन ही यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का जो प्रमेय है
वो किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स बर्नौली का जो प्रमेय था वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? देखिए कौन सा रंग जो है वो अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो देखिए तरंगदैर्घ्य की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अधिकतम ऊर्जा जो है वो बैंगनी रंग की सबसे अधिक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा एनर्जी पूछिए यहाँ पे, ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा पूछिए तो बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियरली हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? देखिए सौर विकिरण जो है वो किसके द्वारा मापते हैं? तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको किसके द्वारा मापते हैं? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका पायरोमीटर, पायरोमीटर के द्वारा ही उनको मापा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार था वो किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो है रोटगन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किसने विकसित किया था? परमाणु जो बम था वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम को विकसित किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिसाइल किसने विकसित की थी? तो कौन से वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा मिसाइल विकसित की गई? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा मिसाइल को विकसित किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? देखिए हाइड्रोजन बम जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम को विकसित किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्कूटर का जो आविष्कार था वो किसने किया था? स्कूटर का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं यहाँ पर जो है ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको स्कूटर टर आपको ध्यान रखना है बाद में, तो वो आंसर भी आपका टर बाद में होगा, विम ओटोवर। तो विम ओटोवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसकी निम्नतम प्रतिरोधकता होती है? तो सबसे कम जो है प्रतिरोधकता वाला कौन सा है निम्नलिखित में थे? तो निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं सबसे कम प्रतिरोधकता जिसकी होगी वह सबसे अच्छा चालक होगा। तो यहाँ पर सिल्वर चांदी जो है वो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। तो देखिए फ्रेंड्स विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। देखिए यंत्र यहाँ पर आपसे पूछा है तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत आवेश मैंने आप सभी को बताया तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कूलाम। हम विद्युत आवेश को किस में नापते हैं? कूलाम में मापते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विभवांतर को मापने की इकाई क्या है? देखिए अब यहाँ पर जो है पहले पूछा विभवांतर मापने का यंत्र, लेकिन विभवांतर को मापने की यूनिट यहाँ पर पूछी है तो वो क्या हो जाएगी आपकी? वोल्ट हो जाएगी। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो कौन है जो विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सभी ने पढ़ा है V बराबर I/R, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व कौन सा नहीं करता है। आप सभी देखेंगे यदि हम, आप सभी जानते हैं विद्युत क्षमता यहाँ पर जो है पावर, विद्युत क्षमता यानी P बराबर V/I होता है। तो इस फॉर्मूले में आप V का मान रखेंगे तो V का मान I/R² रखेंगे, I² ये भी सही है। नेक्स्ट आपका V²/R भी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही नहीं होगा। कौन सा सही नहीं होगा? ऑप्शन बी करेक्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बाकी जो तीन है वो विद्युत क्षमता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब तार का व्यास दुगना हो जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तार का व्यास दुगना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का। तो फ्रेंड्स कैसे हो जाएगा 1/4? आप सभी जानते हैं
प्रतिरोध जो है वो किसके बराबर होता है, रो एल अपॉन ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को क्या रखते हैं आप, तो कोई व्यास है तो गोले होगा, गोले का पाई आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर का यहाँ पर जो है आपको मान रख देना है, तो आपका 1/4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ओस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं। ओस्टियोसाइट जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी देख पाएंगे, तो अस्थि बोन्स में पाए जाते हैं। ओस्टियोसाइट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, बोन्स अस्थि में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, यदि आप इस वीडियो का 2 बार रिवीजन करके जाते हैं तो 100% सारे प्रश्न आपको यहीं से लेखपाल की वैकेंसी में देखने को मिल जाएंगे। लेखपाल का जब एग्जाम होगा तो आप बिल्कुल 100% सारे प्रश्न जीएस के कर पाएंगे। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स एक कवक के अध्ययन को पूछा है यहाँ पर, तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी जो है वो कवकों का अध्ययन कहलाता है, माइकोलॉजी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फर्ण किस वर्ग में आते हैं। देखिए फर्ण जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के अंतर्गत आते हैं। वर्ग जो है फर्ण जो है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स पादप जगत के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाएंगे, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप या कीट। तो फ्रेंड्स उभयचर कहलाएंगे, ये ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेडलीफ ने शुरू में नामित अन्य तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए किन 2 तत्वों का चयन किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू की बात कर रहे हैं, मेडलीफ ने शुरू में जो नामित अन्य तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए किन 2 तत्वों का चयन किया था। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन्हीं 2 तत्वों का यूज किया था इन्होंने, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, हेनरी मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। तो हेनरी मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया, किस क्रम में व्यवस्थित किया गया, भौतिक गुण हैं, उनके रासायनिक गुणों के आधार पर, या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या फिर परमाणु क्रम के आधार पर। तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के आधार पर मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में गैर धातुओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जामिनर जो है ऑप्शन आपको अलग अलग प्रकार से दे सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आप सभी देख पा रहे होंगे, गैर धातु यानी कि नॉन मेटल की बात हो रही है यहाँ पर। तो नॉन मेटल की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर नॉन मेटल जो होती है आपकी टोटल एनसीईआरटी की बात करें तो 18 एनसीईआरटी में अब तक दी गई हैं, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो 20 जो है नॉन मेटल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉन मेटल की संख्या कितनी है, 18 है, लेकिन यदि आप आवर्त सारणी को देखें टोटल तत्व ज्ञात हैं अब तक 118 ज्ञात हैं, टोटल 118 ज्ञात है, जिनमें से आपके नॉन मेटल 20 माने गए हैं, कोई 18 मानता है, कोई 19 मानता है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद 19 नॉन मेटल है। लेकिन यहाँ पर जो कि मेटलोइड है उनकी संख्या 7 है, और आप सभी जानते हैं मेटल कितने हैं, मेटल 91 है। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तभी 118 यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में 18 ही यहाँ पर जो है गैर धातुओं की संख्या यानी नॉन मेटल की संख्या जो है वो 18 मानी गई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 18 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 20 देना है, 20 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 18 देना है। सबसे सही आंसर आपका 18 होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आधुनिक आवर्त तालिका में धातुओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें धातुओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए धातु मैंने आप सभी को बताया 91 धातु हैं, इसमें मेटल कितने हैं 91, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में तत्वों की कुल संख्या। देखिए दोनों की कुल तत्वों की संख्या पर पूछी है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एग्जामिनर यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा बिल्कुल क्वेश्चन ज़्यादातर गलत करके आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनकी जो संख्या है वो ना कि 30 है 28 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 30 लगा कर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी संख्या जो है 28 है। 14 आपके लैंथेनाइड्स हैं और 14 आपके एक्टिनाइड्स हैं, दोनों का योग करेंगे तो 28 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, परमाणु संख्या जो है आपका 55 से 86 के तत्व किस वर्ग में आते हैं। देखिए 55 से 86 के तत्व जो है वो किस आवर्त में आते हैं, आवर्त यहाँ पर आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स किस वर्ग आवर्त में आते हैं, तो ये छठा आवर्त हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आपका। छठे आवर्त में आते हैं, 55 से 86 तक के जो तत्व हैं वो छठे आवर्त में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स,
परमाणु संख्या 37 से 54 के तत्व किस आवर्त में आते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेकर के क्यों आया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो सभी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की संभावना है, सभी लेकर के आया हूँ। तो ये आपके 37 से 54 की बात करें तो फ्रेंड्स ये 5वें आवर्त में है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। 12 समूह और 5वीं आवर्त में तत्व उपस्थित, 12वें समूह और 5वीं आवर्त में तत्व उपस्थित है। कौन से तत्व जो है वो उपस्थित है, यहाँ पर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा तत्व है जो 12वें समूह में और 5वें आवर्त में उपस्थित है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन यहाँ पर कैडमियम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। कैडमियम जो है वो 12वें समूह में है और 5वें आवर्त में है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तत्व 11वें समूह और चौथे आवर्त में मौजूद है। कौन सा तत्व है जो 11वें समूह और चौथे आवर्त में है, और ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। देखिए 11वें समूह और आपका जो है चौथे आवर्त में कौन आता है, तो कॉपर आता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट है, एक समूह 7वें आवर्त में, यानी कि फर्स्ट समूह है और 7वें आवर्त में मौजूद तत्व कौन सा है, यानी कि पहला जो समूह है उसके 7वें आवर्त में कौन सा तत्व मौजूद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंसियम हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंसियम यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये क्वेश्चन रखे गए हैं और एग्जाम में आए भी हैं। तो लैंथेनाइट्स यहाँ पर आपसे पूछे किस ब्लॉक से संबंधित है। देखिए लैंथेनाइट्स जो है वो किस ब्लॉक से संबंधित है, लैंथेनाइट्स किस ब्लॉक से संबंधित है ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक। लैंथेनाइट्स जो है वो किस सब ब्लॉक से संबंधित है, लैंथेनाइट्स पूछा है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है ये एफ ब्लॉक से संबंधित है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लैंथेनम पूछा है यहाँ पर, लैंथेनाइट्स और लैंथेनम ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही डाउट होता है इन प्रश्नों पर। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है, लैंथेनम यदि आपसे पूछे तो ये डी ब्लॉक से संबंधित है, लैंथेनाइट्स एफ ब्लॉक से संबंधित है। तो यहाँ पर ये दोनों का ही कंफ्यूजन है, नम जहाँ पर आ रहा है वो डी में आना है और जो लैंथेनाइट्स आता है वहाँ पर एफ ब्लॉक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोनों ही प्रश्न आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक्टिनाइट्स, देखिए यहाँ पर एक्टिनाइट्स आया कौन सा ब्लॉक से संबंधित है, एक्टिनाइट्स। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, एक्टिनाइट आया है ना यहाँ पर, तो एफ ब्लॉक, जैसा कि मैं आप सभी को पता एक्टिनाइट्स एफ ब्लॉक से संबंधित है। तो इसी प्रकार एक्टिनियम आ जाए, यम जो भी आ जाए यहाँ पर, तो वो किससे हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका डी ब्लॉक से संबंधित, एक्टिनियम डी ब्लॉक से संबंधित है। तो ये चारों प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, परमाणु संख्या Hg, मरकरी होता है जो कि, इसका परमाणु संख्या कितना है, मरकरी का जो परमाणु संख्या है वो कितना है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 80। एटॉमिक नंबर जो है इसका 80 हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, सोने की परमाणु संख्या क्या है, सोने की जो परमाणु संख्या है वो क्या है फ्रेंड्स। तो सोने की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोने की परमाणु संख्या 79 हो जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि मरकरी से एक पीछे है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, परमाणु संख्या 46 का तत्व जो है वो किस ब्लॉक में निहित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46, परमाणु संख्या 46 वाला तत्व जो है वो आपका डी ब्लॉक के अंदर है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद हैं, आवर्त सारणी में अब तक के जो है कितने तत्व मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 118 जो तत्व हैं वो आवर्त सारणी में मौजूद हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, तत्वों को ट्राइड्स के रूप में वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किया गया था। तो ट्राइड्स के रूप में किसने प्रयास किया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा, डोबेराइनर। तो यहाँ पर जो है तत्वों के ट्राइड के रूप में वर्गीकृत करने का पहला प्रयास डोबेराइनर ने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में मौजूद मेटेलॉइड की कुल संख्या कितनी है। देखिए मेटेलॉइड यहाँ पर उपधातुओं की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, मेटेलॉइड की संख्या कितनी है, 7 है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डोबेरीनर के ट्राइड में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के साथ रखा गया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि डोबेरीनर के ट्राइड में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के साथ रखा गया। तो कैल्शियम और बेरियम के साथ स्ट्रोंशियम को रखा गया, स्ट्रोंशियम बोलते हैं जिसे। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, क्या हो जाएगा, कैल्शियम और बेरियम के साथ स्ट्रोंशियम को रखा गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
परमाणु संख्या 86 वाला जो तत्व है वो किस ब्लॉक से संबंधित है। देखिए परमाणु संख्या 86 वाला तत्व जो है वो किस ब्लॉक से संबंधित होगा, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पी ब्लॉक से संबंधित है। किस ब्लॉक से, ब्लॉक पूछा यहाँ पर, तो पी ब्लॉक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु संख्या 86 का जो तत्व है वो पी ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉबे रीनर के ट्रायड में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रोमाइन और आयोडीन के साथ रखा गया। देखिए ब्रोमीन बोलते हैं जिसे, और आयोडीन के साथ कौन सा तत्व रखा गया था, तो ये ट्रायड के डोबेनोयर के ट्रायड में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रखा गया था वो आपका क्लोरीन रखा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ब्रोमीन और आयोडीन के साथ क्लोरीन को रखा गया था। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आप सभी देख पा रहे होंगे सारे प्रश्न के सारे प्रश्न आपको आपको लेखपाल की परीक्षा में यूं त्यों का त्यों रखे मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्हें रिवीजन करके जाना है। आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है ये आपसे पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो है सिलिकॉन जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी है, तो अंतिम उपधातु जो है वो आपका सिलिकॉन है। तो यहाँ पर सिलिकॉन जो है वो बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा। तो एग्जामिनर करेगा ऐसे, मैं देख रहा था कितने साथी सिलिकॉन मारेंगे, तो आप ऐसे करेंगे और एग्जामिनर आपको ऐसे कर देगा। आवर्त सारणी का अंतिम उपधातु जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका पोलोनियम। ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ना कि डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ऑक्टेव सिद्धांत के आधार पर तत्वों को व्यवस्था की। तो ऑक्टेव का सिद्धांत न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम ऑक्टेव के सिद्धांत पर आधारित तत्वों की व्यवस्था किसने की थी, न्यूलैंड ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला मेटालॉइड कौन सा है। तो पहला मेटालॉइड कौन सा है आप सभी को बताना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बोरोन। बिल्कुल सही है, कौन है, बोरोन। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अष्टक सिद्धांत की तैयारी के दौरान न्यूलैंड द्वारा कितने तत्व कल्पित किए गए थे। जब उन्होंने अष्टक सिद्धांत की तैयारी की थी उनके द्वारा कितने तत्व कल्पित किए गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 56 तत्व। तो 56 तत्व यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 56 तत्व कल्पित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है। देखिए यूरेनियम की परमाणु संख्या आप सभी जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 92 जो है यूरेनियम की परमाणु संख्या है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके सामने है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में अंतिम तत्व कौन सा है। देखिए न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था उसमें अंतिम तत्व यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, थोरियम जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये है न्यूलैंड के ऑक्टेट्स के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेरिलियम और मैग्नीशियम के रूप में कुछ गुणों जैसा दिखता है। तो न्यूलैंड का जो सिद्धांत था उसमें कौन सा तत्व है जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के रूप में कुछ गुणों जैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका, मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम हो जाएगा इसका सही आंसर। कैल्शियम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी तो इसमें कितने तत्व मौजूद थे, तो इसमें 63 तत्व थे मौजूद, ये आपको ध्यान रखना है 63। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मेंडलीव द्वारा एल्यूमिनियम नामक अज्ञात तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी के किस रूप में नामित किया गया था। तो ये जो है आपका हो जाएगा गैलियम यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा आपका। तो किस नामक अज्ञात तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में नामित किया गया, तो गैलियम के रूप में इन्हें नामित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, ये है थोरियम परमाणु संख्या। थोरियम की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, तो फ्रेंड्स थोरियम की परमाणु संख्या है 90 यानी कि 90। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। मेंडलीव द्वारा तैयार आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव द्वारा तैयार आवर्त सारणी में 8वीं समूह और 6 आवर्त, यहाँ पर जो है मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो यहाँ पर आवर्त है दोनों ही।
मेंडलीफ के द्वारा तैयार आवर्त सारणी में 8वें समूह, यहाँ पर क्या है 8वें समूह में और छठे आवर्त में तालिका का अंतिम तत्व कौन सा था। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बेरियम जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समूह 18 में मौजूद तत्वों की संख्या कितनी है। देख बहुत आसान प्रश्न है। समूह 18 आपने पढ़ा होगा, तो समूह 18 में मौजूद तत्वों की संख्या कितनी है, यानी कि वर्ग 18 पूछा है यहाँ पर। तो इसमें जो तत्वों की जो संख्या है फ्रेंड्स वो आपकी 7 है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ए। तो ये यहाँ पर 7 आपको बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई थी, तो किसके द्वारा यहाँ पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई थी। तो ये मोजले के द्वारा तैयार की गई थी, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, एटॉमिक नंबर पर आधारित थी, सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोजले द्वारा तैयार की गई थी आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह मौजूद हैं। तो देखिए समूह की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को। तो समूह जो है वो वर्गों को कहते हैं और 18 समूह थे इसमें। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 18 समूह थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आवर्त 7 थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या 13 को नामित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि समूह संख्या 13 को नामित किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या 13 को किस नाम से पुकारा जाता है। तो आप सभी देख पाएंगे यहाँ पर जो है 13 समूह पूछा है, 13 समूह जिससे स्टार्ट हो रहा है आपका। तो जिससे स्टार्ट हो रहा है यानी कि बी फैमिली, यानी कि बोरोन फैमिली से यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बोरोन फैमिली हो जाएगा इसका। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपधातु नहीं है। देखिए कौन सा उपधातु नहीं है, यहाँ पर पूछा है कौन सा उपधातु नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जर्मेनियम उपधातु है, नहीं है। कौन सा उपधातु नहीं है, जर्मेनियम। उपधातु किन्हें कहते हैं, अर्धचालक, चालक और अचालक, अधातु और धातु के बीच अर्धचालक को ही उपधातु कहते हैं। तो जर्मेनियम यहाँ पर जो है वो एक उपधातु है, और सैनिक एंटीमनी, ये सभी क्या है उपधातु हैं। जबकि विस्मित जो है वो आपका उपधातु नहीं है। तो यहाँ पर जो है विस्मित आपका उपधातु नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, समूह 13 में तत्वों की संख्या है। तो समूह 13 में पूछा है तत्वों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर 6 हो जाएगी। समूह 13 आपको क्या है पीरियोडिक टेबल ढंग से पढ़ लेनी है। समूह 13 में देखना है कितने तत्व हैं, तो 6 तत्व आपको मिलेंगे देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक आवर्त तालिका में समूह संख्या 16 को नामित किया गया। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा गया है, सॉरी मॉडर्न आवर्त सारणी में समूह संख्या 16 को नामित किया गया है। देखिए समूह संख्या 16 को किस नाम से नामित किया गया है, तो ये आप यहाँ से पूछा गया है। तो ओ फैमिली हो जाएगा। 16 आप ऑक्सीजन जानते हैं, तो ओ फैमिली से इसे ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, निकिल के आणविक द्रव्यमान कितना होता है। निकिल का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना होता है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58.69 निकिल का आणविक द्रव्यमान होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये है आधुनिक आवर्त तालिका में समूह 15 के रूप में जाना जाता है। समूह 15 को किस रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है आपकी नाइट्रोजन फैमिली। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन फैमिली के रूप में जाना जाता है समूह 15 को। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी सही है सभी बिल्कुल सही है। समूह 4 में यहाँ पर पूछा है वर्ग 4 में तत्व की संख्या कितनी है। देखिए समूह और वर्ग दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स। तो समूह या वर्ग में समूह 4 में तत्व की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर 4 तत्व हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे 4 तत्व यहाँ पर हो जाएंगे बिल्कुल। कौन कौन से, ती, जर, हाफ, रफ। इस प्रकार से आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस उपकरण के माध्यम से समुद्र की गहराई ध्वनि तरंगों के उपयोग में मापा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, जिस उपकरण के माध्यम से समुद्र की गहराई ध्वनि तरंग के उपयोग में मापा जाता है तो वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स वो सोनार कहलाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं। तो यहाँ पर
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि आपको ऑप्शन में 33 ना दिया हो तो 32 दिया हो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 33 और 32 दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर जो 32 या फिर 33 कोई एक दिया होगा इनमें से, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? देखिए मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग की बात करें तो दांत का जो इनेमल है, बोलते हैं दंतवल्क, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन में नाखून, खुरों तथा सींगों का निर्माण होता है? किस प्रोटीन से? तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो केरोटीन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक पत्तियों के साथ एक पौधे हैं। तो देख यौगिक पत्तियां यानी कि पत्तियों के साथ पत्ती निकलना ही एक पत्ती, यौगिकों के साथ एक पौधे हैं, तो वो है फ्रेंड्स आपका नारियल। आपसे भी ने देखा होगा नारियल का पत्ता, उसकी उसी से ही पत्तियां निकलती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिषेचक फलन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केला जो है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प भाग जो पराग अनाज पैदा करता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? वह पुष्प भाग जो पराग अनाज पैदा करता है तो उन्हें एंथर कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर नारंगी रंग की क्यों होती है? देखिए गाजर जो है वो नारंगी रंग की क्यों होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका नारंगी रंग का होने का जो कारण है वो कैरोटीन है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्टैम्प आमतौर पर क्या होते हैं? नकारात्मक फोटोट्रॉपी होते हैं, सकारात्मक फोटोट्रॉपी होते हैं, या नकारात्मक सकारात्मक दोनों होते हैं, या अन्य ऑप्शन? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक फोटोट्रॉपी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मूल रोम कहाँ से निकलते हैं? जब मूल रोम जो है वो कहाँ से निकलते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट है, किसमें युग्मों का प्रोथेलस कहते हैं? किसे युग्मों को भिद का प्रोथेलस कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 आंसर आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस फल का बीज उसके बाहर होता है? कौन सा फल है जिसका बीज जो है उसके बाहर होता है? तो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आप सभी ने यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीमित से अधिक रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं का बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो देखिए सीमित से अधिक लाल रुधिर कणिकाओं का बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है ल्यूकेमिया। यदि सीमित से अधिक आरबीसी आपकी बढ़ जाती हैं तो वो ल्यूकेमिया कहलाती हैं, यदि कम हो जाती हैं तो इनीमिया इन्हें कहा जाता है। यदि आरबीसी कम हो जाए तो इनीमिया, तो आपको दोनों ही यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कैक्टस के रूप में जाना जाता है, किसको कैक्टस के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर जीरोफाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश का जो भोजन है निर्माण में प्रयोग करने वाला प्राणी को किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश का भोजन निर्माण में प्रयोग करने वाले प्राणी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स स्वयंपोषी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी, ऑप्शन यहाँ पर जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोडा राख का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए सोडा राख का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यंत्र संयंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यंत्र संयंत्र जो है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यूकेलिप्टस यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे भारी गैर कशेरुकी जीव मौजूद है, कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे ये, और एग्जामिनर करेगा ये, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे भारी और सबसे बड़ा कशेरु, गैर कशेरु पूछा है यहाँ पर, तो जीव मौजूद होगा तो विशाल स्क्विड हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर स्क्विड, विशाल स्क्विड हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तो नेक्स्ट है, टेलीस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो देखिए टेलीस्कोप बनाने में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीमा से अधिक रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं का बढ़ जाना क्या कहलाता है? देखिए इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीमा से अधिक रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं का बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है आपका, आप सभी ने भी इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो ये ल्यूकेमिया कहलाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर जो है
CaCO3 ऑप्शन डी में दिया है, तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर सी डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। आप सभी को बता दूं 100 ग्राम सोयाबीन यदि आप रोजाना खाते हैं तो उससे आपको 36 ग्राम प्रोटीन पर डे मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हल्दी विकसित रूप है, किसका विकसित रूप है हल्दी जो है, तो फ्रेंड्स ये तना का विकसित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हेमेटोपाइसिस जो है कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। देखिए मानव शरीर में कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, तो फ्रेंड्स एल्जाइमर रोग में तो ये मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो होता है मनुष्य का, वो प्रभावित होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, कौन सा बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य कौन सा नहीं है, थायमीन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है, राइबोफ्लेविन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है, फोलिक एसिड भी बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है, लेकिन एस्बोरिक एसिड जो है वो बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा एस्बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारी धातु या संक्रमण धातु को समूह संख्या के बीच रखा गया है, किस समूह संख्या के बीच रखा गया है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 12, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है। तो आवर्त सारणी का जो पहला धातु वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका हीलियम। तो हीलियम जो है वो आपको आवर्त सारणी का पहला धातु है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आवर्त सारणी में एक्टिनोइड्स की संख्या कितनी है। देखिए मैंने पिछली बार भी ये क्वेश्चन बताया आपको, और एक्टिनोइड्स की संख्या यहाँ पर पूछी है आवर्त सारणी में। तो फ्रेंड्स इनकी संख्या मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि 14 होगी। एक्टिनोइड्स की संख्या कितनी है, 14 है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी, सॉरी यहाँ पर आधुनिक नहीं है, यहाँ पर आवर्त सारणी समूह 17 में आधुनिक ये भी 17 में प्रतिनिधित्व कौन सा है। तो प्रतिनिधित्व क्या करते हैं, अल्काइल धातु होती हैं, गैर धातु होती है, नोबेल गैस होती है, हैलोजन। यानी कि आपको साधारण भाषा में यदि पूछें कि यहाँ पर जो आवर्त सारणी में समूह 17 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, कि जो तत्व है उन्हें किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इन्हें हैलोजन तत्व भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, हैलोजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा धातु है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, हाफमेनियम जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हाफमेनियम। तो यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना है कौन सा धातु है, हाफमेनियम है। इसका जो परमाणु क्रमांक की बात करें तो 72 इसका परमाणु क्रमांक होता है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव महिला में सबसे बड़ी सेल जो है वो होती है, वो कौन सी होती है। मानव महिला के अंदर जो है सबसे बड़ी सेल जो है वो कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, मादा अंडे जो है मानव महिला में सबसे बड़ी सेल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो मादा अंडे होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंगे। देखिए क्वेश्चन जो है दोबारा से रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन को घुमा करके दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। बहुत एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अलग अलग ऑप्शन देकर के यहाँ पर पूछ सकता है। तो प्रकाश तरंगे हैं, वहां पर पूछा था अनुदैर्घ्य, धैर्य, तो अनुप्रस्थ, तो वहां पर अनुप्रस्थ बिल्कुल राइट आंसर हो गया था आपका। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपको प्रकाश तरंगे हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव है, ऑप्टिकल वेव है। तो यहाँ पर 4 में से सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये प्रश्न है आपको यहाँ पर दिया गया है, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। तो यहाँ पर पूछा है ये क्या है, यानी कि समस्थानिक है, संभारिक है, आइसोबार है, आइसो समन्यूट्रॉन्स हैं, कौन है। तो 4 ऑप्शन में से आप सभी देख पा रहे होंगे सबका परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार जो है वो आपका भिन्न भिन्न है। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा जब परमाणु क्रमांक समान हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एटॉमिक संख्या जो है वो समान है तो आइसोटॉप्स कहते हैं इन्हें, यानी कि समस्थानिक। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात को निर्धारित करके जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन 12 और कार्बन 14 के द्वारा।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, टेफ्लॉन है क्या? तो फ्लोरो कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, पेस्टनाशी है या कीटनाशक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोकार्बन। ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। CF2 ये क्या होता है? CF2। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आपसे कहूंगा कि फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो फ्रेंड्स ये धातु कौन सा खनिज नहीं है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जिप्सम जो है वो धातु नहीं है। कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम धातु जो है वो खनिज नहीं है। हेमेटाइट है, बॉक्साइड है, लोमोनाइट्स है, ये तीनों ही खनिज हैं, जबकि जिप्सम खनिज नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, सिरका में कौन सा एसिड पदार्थ पाया जाता है? देखिए सिरके में कौन सा एसिड पदार्थ पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दूध एक उदाहरण है। देखिए दूध जो है वो एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है आप सभी को बताना है। तो फ्रेंड्स घोल का है, कोलाइडी घोल का, पायसन का, एयर घोल का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर पायसन का घोल है। दूध क्या एक उदाहरण है, किसका? पायसन का उदाहरण है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित से कौन सा अंग पित्तरस नामक द्रव्य का उत्पादन करता है? देखिए पित्तरस जो है कौन उत्पन्न करता है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लीवर जो है वो हमारा पित्तरस को उत्पादित करता है। और फ्रेंड्स आपसे यदि पूछा जाए कि पित्तरस जो है वो स्टोर कहाँ पर होता है, तो पित्तरस ग्लैंड ब्लैडर में होता है, यानी पित्ताशय में स्टोर होता है पित्तरस। उत्पन्न कौन करता है? लीवर। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये है, मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 360 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? देखिए इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि मनुष्य का भार पृथ्वी पर, भार पूछिए, भार और द्रव्यमान में आपको यहाँ पर डिफरेंट करना है। यदि द्रव्यमान पूछे कि मान लिया कोई आपको दे दिया कि मनुष्य का भार पृथ्वी पर, मनुष्य का भार द्रव्यमान जो है पृथ्वी पे 360 न्यूटन है या 100 न्यूटन है या 50 न्यूटन है, तो वो चंद्रमा पर कितना द्रव्यमान होगा? तो द्रव्यमान जो वो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर सेम रहेगा, लेकिन भार जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पृथ्वी का पर जो भार है, चंद्रमा पर पृथ्वी का भार कितना होगा? तो देखिए पृथ्वी पर कितना दिया है? 360 न्यूटन। और चंद्रमा पर क्या होता है? पृथ्वी के भार का 1/6। तो पृथ्वी के भार का 1/6 चंद्रमा पर भार होता है। तो ये यहाँ पर आप काटेंगे तो 60 न्यूटन, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अदिश राशि पूछी यहाँ पर। आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो अदिश राशि तक भी का भी एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। तो अदिश राशि आपके सामने आ चुकी है। अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है? देखिए बलागुण, संवेग, उपयुक्त, सभी। तो ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो आपकी एक अदिश राशि है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सदिश राशि कौन सी है? निम्नलिखित में से सदिश राशि जो है वो कौन सी है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए वेग जो है वो एक सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये अदिश राशि है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वाले युवक वयस्क के लिए अलग अलग दृष्टि की कम दूरी, यानी कि सामान्य स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है? तो वो है आपका फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर दर्पण की प्रकृति का क्या होगा? फोकस लंबाई जो है प्लस 10 सेंटीमीटर की दर्पण की प्रकृति कैसी होगी? यानी उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। तो दर्पण की प्रकृति यहीं से निर्धारित हो जाएगी। यदि फोकल लंबाई आपको पॉजिटिव दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्लस 10 सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? उत्तल कॉन्वेक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि आपको नेगेटिव पूछे तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे किस तरह के दर्पण की फोकस लंबाई हो सकती है? -20 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन। यहाँ पर अवतल लेंस, अवतल लेंस की नेगेटिव में होगी, उत्तल लेंस, सॉरी यहाँ पर जो है कंफ्यूज ना हो, लेंस और दर्पण में उनमें एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब दर्पण में उत्तल लेंस पॉजिटिव होगा, दर्पण में क्या होगा आपका? दर्पण में
उत्तल लेंस पॉजिटिव होगा, फोकस लंबाई जो है वो पॉजिटिव होगी उत्तल की, और नेगेटिव जो होगी वो अवतल दर्पण की होगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गोलाकार दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी जब वक्रता से त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। वक्रता त्रिज्या आपको आर दी गई है, आप सभी देख पा रहे होंगे। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या जो है आपको यहाँ पर पूछी है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता से त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, वक्रता से त्रिज्या जो है फोकस लंबाई क्या होगी, वक्रता से त्रिज्या जो है आर जो है 30 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दी गई है। तो फ्रेंड्स आपको, आप सभी जानते हैं वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस लंबाई जो होती है वक्रता त्रिज्या की कर्वेचर की जो है वो आधी होती है। वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। फोकस लंबाई जो होगी वो आपकी कर्वेचर की हाफ होती है। तो आपकी 30 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर आपको दी गई है। 2 से डिवाइड करेंगे, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर फोकस लंबाई आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अपसारी दर्पण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो अपसारी दर्पण है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन अपसारी दर्पण है। तो देखिए अपसारी दर्पण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक उत्तल दर्पण जो है वो अपसारी दर्पण है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी हो गया इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 kg है उसको 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है, तो संवेग ज्ञात कीजिए। देखिए संवेग ज्ञात करने के लिए आप सभी को क्या करना है, आप सभी सीधा सीधा रखेंगे, P बराबर mv होता है। संवेग क्या होता है, P बराबर mv। द्रव्यमान 10, वेग आपका 4, तो 40 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में 2 आंसर दिए गए हैं, तो 40 क्या होगा आपका? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि आपको यूनिट भी यहाँ पर ध्यान रखनी है, तो बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बल का गुणनफल। बल का जो गुणनफल है वो है, बल का गुणनफल क्या किसके बराबर होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एफ बराबर आप सभी जानते हैं, एफ बराबर होता है एम ए। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालने या गुजारने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? जी कि बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन। कौन सी गैस का उत्पादन होगा? एसिटिलीन गैस का उत्पादन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक यौगिक से अल्कोहल उत्पादन की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। तो किण्वन जो है बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बायोडीजल किससे उत्पादित किया जाता है? देखिए बायोडीजल जो है वो किससे उत्पादित किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन U4VAC। U4VAC से यहाँ पर जो है बायोडीजल उत्पादित किया जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन तरल सोने के नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पर जो है तरल सोने के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन पेट्रोलियम जो है वो आपका तरल सोने के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिस उपकरण के माध्यम से समुद्र की गहराई ध्वनि तरंग के उपयोग से मापा जाता है, तो वो आपका सोनार। ये प्रश्न जो है फिर से आ गया है। तो फ्रेंड्स किस उपकरण के माध्यम से समुद्र की गहराई ध्वनि और तरंगों के उपयोग से मापा जाता है? तो वो सोनार से मापा जाता है। तो फ्रेंड्स ये 250 प्रश्न आप सभी के लिए लेकर के आया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये 250 प्रश्न अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि फिर भी कोई आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप उम्मीद करता हूँ 100% सभी प्रश्न आपको लेखपाल की परीक्षा में जीएस से संबंधित सभी प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी अपना प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका PDF आपको मैं वीडियो के बीच में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।